यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप सीटेट, सुपर टेट, सीट यूपी टेट या केवीएस डी ट्रिपल एस पी की आप तैयारी कर ही रहे होंगे, क्योंकि क्लास थर्ड और फोर्थ फिफ्थ की एनसीईआरटी सिर्फ यही लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इनसे जो है प्रश्न काफ़ी बनते हैं इन पेपरों में। तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है अक्सर प्रश्न पेपरों में बनते हैं। तो इससे पहले मैंने क्लास थर्ड की जो एनसीईआरटी थी उसको कवर कर दिया है। अब जो है आज से स्टार्ट होगी क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी में ईवीएस का पोर्शन जो होता है उसको लेकर। तो हमारा वैसा ही सिस्टम रहेगा। सबसे पहले हम चैप्टर के अंतर्गत क्या है वो चीज़ें पढ़ाएंगे, फिर उस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो हमारे एग्ज़ाम व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, हम उनको भी बताएंगे। तो पहला चैप्टर है क्लास फोर्थ का, वो है चलो चलें स्कूल। तो इसमें बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न माध्यमों से स्कूल जाने के रास्तों के बारे में बताया गया है। इसमें बेसिकली बताया गया है रास्तों के बारे में कि किस तरह के रास्ते हैं हमारे भारत देश में, किस जगह पर पढ़ते हैं, और जो उसके प्रश्न जो बनते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनते हैं। इसमें पहला पॉइंट बताया गया है असम में बारिश अधिक होती है तथा वहाँ बांस से बने पुल हैं। तो प्रश्न जैसा मैंने इसे पिछले वाले में बताया था कि अगर ये पूछा जाए कि किस जगह पर 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बांस से बने घर होते हैं और वो घर भी लकड़ी के बने होते हैं, तो आंसर क्या था? असम। तो इसी तरह से प्रश्न बनते हैं। तो इसमें असम के बारे में एक नया पॉइंट बताया गया है कि असम में बारिश अधिक होती है तथा वहाँ बांस से बने पुल होते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि इसमें बांस के बने पुल इनमें से किस जगह में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन दे दिया जाएगा अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, केरल या असम। तो आंसर क्या हो जाएगा उसका? असम, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में जो देश या जो राज्य का उन्होंने बताया है आंसर वही होगा। सेकंड पॉइंट है लद्दाख में बच्चे रास्ता पार करने के लिए ट्रॉली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ट्रॉली क्या होती है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा चित्र सहित। फिर थर्ड पॉइंट है कि केरल के कुछ भाग में बच्चे पानी पार करने के लिए वल्लम यानी लकड़ी की छोटी नाव का प्रयोग करते हैं। तो ये पूछा जाता है वल्लम का प्रयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, तो वल्लम तो सबसे पहले एक लकड़ी की छोटी सी नाव होती है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। और ये कहाँ पर प्रयोग की जाती है? तो केरल में प्रयोग की जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तराखंड में पथरीले और ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं। तो ठीक है, अब हमने जो सारी चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों का भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ये है असम के बारे में। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है असम, और इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमारे यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, तो कभी कभी चारों तरफ पानी घुटनों से भी ऊपर चला जाता है। फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं, हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हुए हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि बांस और रस्सी से बना पुल किस जगह पर पाया जाता है? तो पाया जाता है असम में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? असम में। फिर बात मैंने आपको बताई थी वल्लम के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछा भी गया है कि वल्लम क्या है। तो वल्लम एक लकड़ी की छोटी सी नाव होती है और ये केरल में होती है। तो इसमें लिखा है केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी पार करने के लिए वल्लम यानी कि लकड़ी की बनी छोटी नाव का प्रयोग स्कूल जाने के लिए करते हैं। तो ये है वो नाव जिसको कहते हैं वल्लम, और अक्सर आपने टीवी या मूवीज़ में इन चीज़ों को देखा होगा। तो इसका नाम क्या है? वल्लम। फिर मैंने आपको लद्दाख के बारे में बात बताई थी कि वहाँ पर जो है बच्चे जाने के लिए ट्रॉली का प्रयोग करते हैं। तो ये रही वो ट्रॉली। ठीक है, एक तरफ से तार पर बंधी हुई होती है और कुछ झूला जैसी होती है, और इस पर बच्चे जो है बैठ करके अपनी नदी को या रास्ते को जो है वो पार कर लेते हैं। फिर मैंने आपको उत्तराखंड के बारे में बताया था कि उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका है और यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे पर हम तो यहाँ से भागते हुए चले जाते हैं। तो ये कहाँ का है? उत्तराखंड का है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो थी असम में किस प्रकार के पुल हैं। तो असम में है बांस के पुल, और वल्लम किसे कहते हैं। ये दो प्रश्न जो हैं अक्सर ही परीक्षाओं में बनते भी हैं। फिर सेकंड पॉइंट है कान कान में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कान कान में इस चैप्टर का नाम है। तो इसमें बच्चों को जानवरों और पक्षियों के कान और त्वचा के बारे में बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि जिनके कान होते हैं और जिनके शरीर पर जो बाल होते हैं, तो वो लोग जो हैं क्या कर वो बच्चे पैदा करते हैं, और जिनके कान नहीं दिखते हैं और उनके त्वचा पर बाल नहीं होते हैं तो वो क्या देते हैं? वो अंडे देते हैं। तो इसमें इस पार्ट में ये भी बताया गया है। और साथ में ये भी बताया गया है कि पक्षियों के कान होते हैं लेकिन वो आँखों के पास में छोटे से छेद बने होते हैं, जैसे इंसानों के या हाथी के जैसे कान होते हैं जो दूर से दिखते हैं, वैसे इनके कान नहीं होते। इनके कान के लिए बस छेद होता है।
तो इसमें पक्षी, छिपकली, मगरमच्छ के सिर के पीछे छेद होते हैं जो कान का कार्य करते हैं और ये जो है आसानी से नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर पक्षियों के चित्र भी दे रखे हैं। इनके कान अक्सर आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके कान जो है सर के पास में छोटे छोटे बने होते हैं। फिर थर्ड चैप्टर है कि नंदू हाथी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। तो इसमें बच्चों को हाथी के बारे में बताया गया है, और अगर आपने पिछले ईयर के पेपर देखे होंगे तो उसमें हाथी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आज हम उन सारे प्रश्नों को भी देखते हैं और वो सारे उनके आंसर्स को क्लियर करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि हाथी बहुत कम आराम करता है, 2 से 4 घंटे ही सोता है। तीसरा पॉइंट है हाथी पानी और कीचड़ से खेलता है, इससे उसके शरीर का तापमान ठीक रहता है। और चौथा पॉइंट है कि हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम तक होता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी नेता होती है और 14 से 15 वर्ष का होने पर नर हाथी झुंड छोड़ देता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं हाथी के बारे में जो कि प्रश्न में अक्सर पूछे जाते हैं। उसमें किस तरह से पूछ लिया जाता है, काफ़ी सारे पॉइंट दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा। जैसे हाँ, एक वयस्क हाथी का वजन 100 किलोग्राम होता है तो ये सही हो जाएगा। और इस तरह से भी दे देते हैं कि हाथी बहुत कम आराम करता है, तो यहाँ पर रियल में कितना आराम करता है तो 2 से 4 घंटे करता है, लेकिन प्रश्नों में 10 से 12 घंटे दे देता है। तो उस जगह पर जो है ये आंसर गलत हो जाए, क्योंकि हाथी जो आराम करता है वो 2 से 4 घंटे आराम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर ये हाथी का एक सुंदर चित्र भी दिया गया है। इसमें बताया गया है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। और 200 किलोग्राम क्या था, तो 200 किलोग्राम जो था वो हाथी के बच्चे का वजन था। कि जब एक हाथी का बच्चा होता है, प्रश्नों में दिया होता है 3 महीने हाथी का वजन, 3 महीने के हाथी का वजन कितना होगा, तो 200 किलोग्राम होगा। ठीक है, 200 ग्राम, क्योंकि वो उस टाइम पर बच्चा ही होता है। फिर अगला चैप्टर है अमृता की कहानी। तो ये अमृता कौन है, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है इस चैप्टर में। और ये अमृता बिश्नोई थी, अमृता देवी बिश्नोई। इस पार्ट में जो बच्चों को राजस्थान में 300 साल पुरानी कहानी बताई गई है। तो इस कहानी में क्या था कि राजस्थान में एक खेजड़ली जिला था या खेजड़ली गांव था। वहाँ पर खेजड़ी नामक के जो वृक्ष थे वो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो राजा आदेश दे देता है खेजड़ी वृक्षों को काटने के लिए, क्योंकि उसको अपने महल के लिए लकड़ियाँ चाहिए थी। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, पेड़ों से जो है वो चिपक जाते हैं, और राजा के जो काटने के लिए जो लोग आते हैं वो इस तरह से वहाँ पर पेड़ों के साथ ही में इंसानों को भी काट देते हैं। तो ये अमृता देवी की कहानी थी। इसी से ही क्या नाम वो प्रभावित होकर चिपको आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था, जिसको बहुगुणा जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर बात आती है खेजड़ी वृक्ष। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ीली गांव में पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट यही बन गया कि खेजड़ी वृक्ष पाए कहाँ जाते हैं, तो खेजड़ी वृक्ष जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। फिर है कि बिश्नोई समाज राजस्थान में है। तो इस ये भी प्रश्न बनता है कि खेजड़ी वृक्ष की जो देखभाल है, खेजड़ी वृक्ष किस समाज के लिए उपयोगी है या उनके लिए जो है सम्मानित चीज़ है, तो बिश्नोई समाज के लिए सम्मानित चीज़ है। फिर बनता है खेजड़ी वृक्ष की जो क्या विशेषताएं हैं, कि जो बिश्नोई समाज है इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है और राजस्थान लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। तो वहाँ पर ऐसी चीज़ों की ज़्यादा मान्यता होती है जो कि कम पानी का प्रयोग करती हैं और अधिक लाभ प्रदान करती हैं। तो खेजड़ी वृक्ष जो है कम पानी इसको चाहिए होता है, और इसकी छाल से जो है दवा बनती है। और लकड़ी जो होती है वो इस तरह से होती है कि इसकी लकड़ी में कीड़े भी नहीं लगते हैं। और फलियों से मतलब खेजड़ी वृक्ष की जो फलियाँ होती हैं उससे जो है सब्जी भी बनाई जाती है। तो एक पेड़ और उसके कितने सारे जो इम्पोर्टेंट उसकी चीज़ें हैं, उससे कितने सारे लाभ हैं। तो इस वजह से बिश्नोई समाज में जो है खेजड़ी वृक्ष की काफ़ी मान्यता है और उनके लिए पूजनीय है। ठीक है, फिर आती बिश्नोई समाज के संस्थापक के बारे में। तो ये प्रश्न भी बन जाता है कि बिश्नोई समाज के संस्थापक कौन कौन है। तो बिश्नोई समाज के संस्थापक जो हैं वो जाम्बूजी महाराज हैं। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने टोटल जो है अपने बिश्नोई समाज में 29 नियम बताए थे। तो 29 नियम को तोड़ा जाए तो 20 और 9, जब ये 20 और 9 बनते हैं तब क्या बन जाता है, बिश्नोई। ठीक है, तो यहाँ पर ये चित्र दे रखा है अमृता देवी जी का, और खेजड़ीली गांव में खेजड़ी वृक्ष चिपके हुए हैं। तो राजा के कर्मचारी आते हैं, वो इंसानों सहित पेड़ को भी काट देते हैं, और जिसके बारे में यहाँ पर भी चित्र दिखाया गया है। तो जब ये बात राजा को पता चलती है तो राजा जो है तुरंत इस आदेश को वापस ले लेता है, और वो भी जो है इन खेजड़ी वृक्षों की सुरक्षा, इन खेजड़ी वृक्षों को जो है सुरक्षा प्रदान करता है और संरक्षण भी प्रदान करता है। अब आते हैं आज के फाइनल चैप्टर की तरफ। ठीक है,
तो ये है 5th चैप्टर अनीता की मधुमक्खियाँ। और मधुमक्खियों से भी प्रश्न हमेशा बन ही जाता है, तो इससे क्या प्रश्न बनेगा वो भी हम जानेंगे। इस पार्ट में बच्चों को अनीता के संघर्ष के बारे में और मधुमक्खी और शहद के बारे में बताया गया है। बेसिकली एनसीईआरटी की बुक्स में स्टार्ट क्या है, इसमें जो है कहानियों के माध्यम से लड़का और लड़की के बीच में जो खाई है उसको भी वो बताते चलते हैं, ताकि समाज जो है वो सभ्य बने और उसमें जो है आपस में एक दूसरे के प्रति भेदभाव ना रहे। तो ये सारी चीज़ें भी हैं एनसीईआरटी करती है, तो इसी वजह से इसने लड़की जो थी अनीता उसके संघर्ष के बारे में भी बताया है। तो उसमें पहला पॉइंट जो बनता है आरटी 2009 यानी 6 से 14 बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। देखिए इसमें जो है कक्षा तीन के एनसीईआरटी में ही आरटीई के बारे में बता दिया गया है। और जहाँ तक कि मैं जानता हूँ तो यूपी टेट और सी टेट का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे सिर्फ उन्होंने आरटी के बारे में तभी सुना होगा जब वो बीटीसी या फिर डीएलएड कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी ने जो है बच्चों को क्लास थर्ड में ही 2009 आरटी के एक्ट से बच्चों को अवगत करा दिया था। फिर बात आती है अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। और प्रश्न इससे ये बनता है कि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है, तो वो भी सबसे उपयुक्त समय होता है अक्टूबर से दिसंबर का समय। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो एग्ज़ाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट थे और इन चैप्टर्स में जो है वो पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग जो है जो कमीशन जो है वो यूपी टेट सी टेट और DSSB सुपर टेट इन पेपरों में करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं इनकी तैयारी कराने के लिए जो है अच्छे अच्छे वीडियोस और नोट्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। अगर आपको इस वीडियो का नोट्स अगर पाने हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर पेन पेपर से चैनल से सर्च करिए, और या फिर आप इसमें कमेंट बॉक्स में भी आप कर सकते हैं, चाहे वो आप कभी भी वीडियो देख रहे हो 2020 में, 2021 में, 2022 में, कभी भी। तो आप जब भी कमेंट करेंगे मैं आपको जो है डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आप फ्री ही होगा। तो चलिए अब चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।